गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 में पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? तो ये है एक पछुआ पवन। पछुआ पवन का प्रकार है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ग्लोब पर पछुआ पवन को। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेस्टरलाइज। ये वेस्टरलाइज यहाँ और नीचे भी वेस्टरलाइज लिखा हुआ है। इसी को हिंदी में कहते हैं पछुआ पवन। तो दक्षिण गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलता है उसको ही कहा जाता है प्रचंड 50 चीखता 60 या गरजता 40। तो ये जो है एक डिग्री पर बटा हुआ है। किस डिग्री से किस डिग्री के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो जैसे 40 डिग्री से 50 डिग्री, 50 से 60 डिग्री और 60 से 65 डिग्री। तो पहला 40 से 50 के बीच को कहते हैं चालीसा। चालीसा। और 50 से 60 के बीच को कहते हैं पचासा। और इससे आगे जो 60 से 65 इसे कहा जाता है साठा। चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, जर्मनी का कोलोन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है राइन नदी। याद रखेंगे, राइन नदी के किनारे स्थित है कोलोन शहर जर्मनी का। अगला, लैनोस घास स्थल इनमें से किस देश में स्थित है? तो लैनोस जो है ये दक्षिण अमेरिका में, यहाँ बना रहे हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का, कि दक्षिण अमेरिका लगभग बन गया, तो यहाँ पर स्थित है लैनोस। ये एक देश है गुयाना। गुयाना, गुयाना देश में स्थित है लैनोस घास का मैदान, जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। याद रखना। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। यूर्त, बुशमैन, अबोरिजिन्स और माओरी। तो माओरी न्यूजीलैंड डी का एक। डी का ऑप्शन एक देखिए केवल सी में ही दिख रहा है, बस एक ही है, तो आंसर सी हो जाएगा। ए का 3 यूर्त 3 मध्य एशिया में रहता है। बी का 2 बुशमैन जो है अफ्रीका में रहता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल के साइड में रहता है। और अबोरिजिन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। चलिए आंसर निकल गया सी। अगला, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप। और यह कारीमाटा जल संधि। दक्षिणी चीन सागर बहुत ही हॉट, हमेशा भारत, चाइना, अमेरिका के बीच में ये एक हॉट प्लेस के रूप में जाना। और जावा सागर इंडोनेशिया में स्थित है। ये कारीमाटा ऑप्शन दीजिएगा बी से। ओगादेन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ओगादेन जो है यहाँ है, देखिए ये अफ्रीका बना रहे हैं। अफ्रीका में यहाँ पर ओगादेन। ये है इथोपिया। ए ऑप्शन दीजिएगा, ए इथोपिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसिफ डे चोटी इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? मैसिफ डे जो है एक चोटी है और ये किस द्वीप पर है? तो ये मेडागास्कर में। ऑप्शन दीजिएगा डी। हिंद महासागर, यही देखिए अभी जस्ट जो बनाए थे यहाँ फिगर अफ्रीका का, तो यहीं पे एक मेडागास्कर आइलैंड है, इसी पर मैसिफ डे चोटी है। सर्वोच्च चोटी है, लगभग 2700 मीटर ऊंचा है। 2700 मीटर का है, 2700 मीटर लगभग। अगला है स्थल रुद्ध देश है, इसमें कौन स्थल रुद्ध देश है? माली है, आप जानते ही हैं। बोत्सवाना भी है, दक्षिणी सूडान भी है, ट्यूनिसिया नहीं है। ऑप्शन दीजिएगा ई। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए फिगर में दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। ये है माली और ये नीचे कट जाएगा, ये होगा दक्षिणी सूडान। और ये है बोत्सवाना और ये है मेडागास्कर। हम लोग इसमें भूस्थल अवरुद्ध देश, भूस्थल अवरुद्ध देश और भूस्थल अवरुद्ध देश को देख रहे हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, बैरोमीटर में अचानक गिरावट होने से कौन सी एक मौसम इंगित होती है?
बहुत पहले से पढ़ते हैं, ऑप्शन सी बहुत आसान क्वेश्चन भी है। भारत में किस तट को भूमध्य सागरीय जलवायु वाला तट कहा जा सकता है? देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन दीजिएगा कोरोमंडल। भूमध्य सागरीय तट पर बहुत बारिश नहीं होता है, कम बारिश होता है, वैसा ही है भारत में कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किस पठार से प्रवाहित होकर अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है? मालवा में तो नहीं जाएगी गोदावरी नदी, बस्तर पठार में भी नहीं जाएगी, बुंदेलखंड में भी नहीं जाएगी, तेलंगाना पर होकर के गुजरेगी। सी दीजिएगा ऑप्शन। तो तेलंगाना पठार दक्षिण भारत में, हालांकि सभी प्रायद्वीपीय पठार है लेकिन तेलंगाना पठार ज्यादा दक्षिण में है, बाकी सब देखिए उत्तर भाग में है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा भी है। अगला है, पूर्वी तट का कौन सा एक द्वीप प्रवाल से निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है ए ऑप्शन दीजिएगा श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो प्रवाल से निर्मित द्वीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? तो पुलिकट में है। पुलिकट कहाँ है? तो ये यहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये ऐसे भारत है तो तमिलनाडु में यहाँ पे पुलिकट है, इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप है जो प्रवाल निर्मित है। अगला, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार, अब इसमें रावी नदी नहीं होगा, इसमें झेलम नदी नहीं है, झेलम पर है तुलबुल, याद रखिएगा एक तो, तुलबुल। ब्यास पर भी नहीं है, सतलज पर भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। बगलिहार जो है चेनाब पर है, चेनाब नदी। बगलिहार सलाल, ये दोनों जो है चेनाब नदी पर है। अगला, लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र बाबा बुदन पहाड़ी, ये कर्नाटक में है। किस राज्य में? ऑप्शन सी दीजिएगा कर्नाटक। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कश्मीर का बारामूला एवं डोडा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला नहीं, स्वर्ण नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं, जिप्सम। ऑप्शन दीजिएगा बी, जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? डी ऑप्शन, उर्वरक उत्पादन से है ये। यहाँ पर देख सकते हैं, अंडा उत्पादन को कहा जाता है रजत क्रांति, रजत क्रांति। आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहते हैं, और पेट्रोलियम को कहा जाता है कृष्ण क्रांति। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, बिहार राज्य में किस एक प्रकार का वनस्पति नहीं पाया जाता? सी दीजिएगा सदाबहार, यहाँ उतना वर्षा नहीं होता, 200 या उससे अधिक सेंटीमीटर वर्षा जहां होगा वहीं पे सदाबहार होगा। बिहार के किस भाग में सबसे अधिक और सबसे पहले वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, किशनगंज साइड में। ऑप्शन ए दीजिएगा। संपूर्ण बिहार में न्यूनतम आर्द्रता इनमें से किस माह में रहता है? डी ऑप्शन दीजिएगा अप्रैल में सबसे कम आर्द्रता पाया जाता है, कभी भी दिसंबर मत मारिएगा, अप्रैल मारना है। इनमें से किस शहर का स्थानीय समय भारत का स्थानीय समय से आगे है? तो आगे है केवल बक्सर का, ऑप्शन दीजिएगा ए, 20 का ऑप्शन ए देना है। बाकी सभी देखिए, इलाहाबाद जो भारत का स्थानीय मानक समय वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो आप सभी देखिए, गाजियाबाद हो, अहमदाबाद हो, गुरुग्राम हो, सभी इधर है, लेकिन बक्सर जो है ये साइड है, तो इसलिए बक्सर आंसर हो जाएगा इसका। आ गए अब हम लोग हिस्ट्री में, यहां से शुरू हो जाएगा हिस्ट्री। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, और ये जुड़ा हुआ था बी मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में 1919 के आसपास पत्र इंडिपेंडेंट अंग्रेजी में स्टार्ट किए थे, हालांकि अंग्रेज ने इसको फिर रुकवा दिया था। यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो हम सुन रहे होंगे हम लोग, द इंडिपेंडेंट वाज एन इलाहाबाद बेस्ड न्यूज़पेपर begun by Motilal Nehru in 1999. The paper closed down under British repression 2 years later. The Independent was started on February 5, 1999 with the primary aim of countering the moderate political line adopted by the then leading Allahabad Delhi. ओके, समझ गए होंगे जो हम बताए। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति इतिहास में इंपॉर्टेंट है, ये बंधुआ मजदूर से ये संबंधित था। बंधुआ, ऑप्शन दीजिएगा सी। देखिए लिखा हुआ यहाँ, हाली सिस्टम
was Hali system was related to the bonded labor system. A Halia is an agricultural bonded labor who works on another person's land. जो दूसरे के जमीन पर काम करते थे, इसके लिए ये हाली सिस्टम था। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखिए पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसमें ऑप्शन होगा ए सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो 40वां कांग्रेस सम्मेलन कानपुर में हो रहा था 1925 में, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। देख करके एनी बेसेंट भी याद आ रहा होगा कि एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट ये भारतीय नहीं थी। ये 32वां सम्मेलन में जो 1917 में हो रहा था कलकत्ता में, उसमें ये भाग ली थी। चलिए कंफर्म हो गया। अगला चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो ये थे सी दादा भाई नौरोजी। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये 1904 से भारत को स्वशासन देने की बात करते थे। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1886 में, जो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। सोचिए, ऐसे भारत में क्रांतिकारी हुए कि कौन ब्रिटिशर्स आ रहे थे जहां पे बम फेंका गया। तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन दीजिएगा बी। ये 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग भारत में वायसराय बनकर रहे, तो इन पे बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर मास्टर अमीर चंद, क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के अलावे लाला हनुमंत सहाय, मास्टर अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारी जो है, इन पर बम फेंकने का कार्य किया था और अंततः इन लोगों को गिरफ्तार करके अंबाला जेल में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, जहां के ये हरिपुरा गुजरात में ये चल रहा था, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चला था, तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। जैसा कि आपको मालूम है 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन त्याग पत्र दे देने के बाद राजेंद्र बाबू इस अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे 52वां में। और ये 38वां जो है, जो 1938 में चल रहा था, ये 51वां था, 51वां कांग्रेस का सम्मेलन। और 52वां सम्मेलन जो हो रहा था उसमें भी राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, लेकिन फिर राजेंद्र में ये सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे, लेकिन फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक नदी अक्सिनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो अक्सनी होगा ऑप्शन ए चेनाब। ठीक है, चेनाब को अक्सनी कहते हैं। इसी प्रकार से राबी है तो उसे कहेंगे परूसनी, परूसणी। इसी प्रकार से झेलम है तो इसे कहा जाता है वितस्ता, वितसता। चेनाब को हम लोग ऊपर में देख लिए अक्सनी। ब्यास को कहा जाता है विपासा, विपासा। और सतलज छूट गया तो सतलज को सतुद्री कहते हैं, सतलज को सतुद्री, सतुद्री। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मैत्रेय, ऑप्शन देखते साथ मार रहे हैं मैत्रेय। अगला प्रश्न है, कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है। चलिए 29 के बाद हम लोग चलेंगे 30 नंबर प्रश्न पे। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन, मालवा क्षेत्र, उज्जैन मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्र। तो शुंगों के पूर्वज उसी क्षेत्र से आते थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे।
तो ये ऑप्शन होगा सी, इल्तुतमिश के समय में देखा गया था। इल्तुतमिश का काल है, इल्तुतमिश का 1211 से 1236, 1211 से 1236। इसी में रजिया, जैसे इल्तुतमिश खत्म होता है तो रजिया आ जाती है 1236 से 1240। प्रथम रजिया के बारे में कहा जाता है कि प्रथम और एकमात्र दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम महिला जो शासिका बनी थी। इसके बाद बलबन आता है। बलबन के बारे में 1266 से 1287, 1266 से 87। बलबन बहुत ही एक काबिल साम्राज्य का काबिल सुल्तान था, जिसने अपने साम्राज्य में बहुत सारे नियम लगाए। नवरोज पर्व जो ईरान से आया था, सीधा पैबोस, रक्त लौह की नीति, है ना, ये सब कुछ बलबन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक अमीर ए कोही चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा जानते हैं 1325 से 1351 तक तुगलक वंश का सुल्तान था। 1325 से 51। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? इसमें तो ये था लोदी, लोदी था अफगान मूल का। प्रथम अफगानी लोदी ही था, फिर बाद में आया था शेरशाह। ठीक है, लोदी, लोदी जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 1451 से 1526 तक रहा था लोदी। 1451 से 1526, जिसमें इब्राहिम लोदी को मारकर अपदस्थ कर बाबर फिर मुगल वंश का स्थापना कर देता है। चलिए, जिसमें लोदी में तीन बड़े शासक थे। बहलोल लोदी 1451 से 1489, इसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक, और लास्ट में इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन किया था। अगले 34 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ये सितार है, देखिएगा। सितार मुस्लिम में भी और हिंदू में भी सब में चलता है, लेकिन वीणा नहीं चलेगा, सारंगी नहीं चलेगा, ढोलक भी नहीं चलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचने वाला है, हम लोग देखते भी हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो यह है जौहर प्रथा। जौहर हो जाता था, है ना, हम लोग फिल्म देखे हैं, जो भी आया था पद्मावत, उसमें भी जौहर का सिस्टम दिखाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये शाह मोहम्मद गौस। बी दीजिएगा ऑप्शन, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस के बारे में बस थोड़ा सा जानना है। ये 1500 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक एक सूफी के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जो लोदी और मुगल का समय रहा है। लोदी वंश और मुगल वंश काम किया है उस समय, या सत्ता में रहा है उस समय। अगला प्रश्न है 37 नंबर। मुगल प्रशासन में मुहतसीब था 37 का, और ये था मीर बख्शी। मुहतसीब जो हुआ, सॉरी, मुहतसीब था, यह हुआ लोक आचरण अधिकारी था मुहतसीब। मुहतसिब जो है ये आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब। इसी समय जैसे सेना का अधिकारी को क्या कहते थे? तो ये था मीर बख्शी। मीर बख्शी इस सेना का अधिकारी। इसी प्रकार से सैन्य अधिकारी के रूप में, सैनिक अधिकारी के रूप में एक सिकदर भी हुआ करता था। सिकदर, सिकदर। इसी प्रकार से विदेश मामलों के विभाग को देखने वाला अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, रसालत। ठीक है, कब? मुगल काल में ये सब होता था। चलिए अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करते? ये शिवाजी होगा, ऑप्शन ए दीजिएगा, शिवाजी। शिवाजी के अष्ट प्रधान ही कोई भी निर्णय लिया करता था, राज्य चलाने का निर्णय।
इसमें कुल 8 मंत्री होते थे। चलिए अगला है, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। 39 का दीजिएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? कर्नाटक, जैसा कि दक्षिण भारत में जान रहे हैं हम लोग, 40 नंबर प्रश्न, और ये है रायचूर। ऑप्शन ए दीजिएगा, रायचूर। अगला प्रश्न 41 में, धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? 41 का, और इसमें से कोई नहीं लिया था। धर्मपाल भाग लिया था त्रिपक्षीय में, और वो जीत भी हासिल किया था। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ाई को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। अगले प्रश्न है 42 नंबर में, किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखरा देश क्षेत्र पर स्थापित हुआ? और ये था जहांगीर या सलीम, आप कह सकते हैं, जो 1605 से 1627 तक राज किया था। 1605 से 1627 तक अकबर के मरने के बाद ये बादशाह बनता है। अगला है, हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और ये राजा राम नहीं, राजा मान सिंह, राजा राम नहीं, राजा मान सिंह। अगला, बिहार में कहा सांगी मस्जिद है? बिहार शरीफ में बिहार का सांगी मस्जिद, ऑप्शन ए। मखदूम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह का मकबरा मनेर शरीफ में स्थित है। अगला है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? यह है सरधना में करवाया गया था, सरधना। अगला, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये 1829। विलियम बेंटिंक का जो काल है वो है 1828 से 1835 तक। 1828 से 35 तक विलियम बेंटिंक भारत में भारत का गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंक है, जो 1829 में सती प्रथा को अंत करवाया था। अगला प्रश्न है 47 के बाद 48 में, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में हुआ था पहली बार। चलिए आगे, इसी में रिपन है, तो रिपन का काल है 1880 से 84, 1880 से 84। डफरिन जस्ट इसके बाद आ जाता है, डफरिन 84 से 88, 1884 से 88 कांग्रेस की स्थापना इसी समय होती है। और लीटन जो है ये रिपन के पहले, लिटन उसके बाद रिपन आता है। 1876 से 1880, 1876 से 1880। और लॉर्ड मेयो जो है ये 1869 से 72 के बीच, और 72 में ही जनसंख्या करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं होंगे, रामप्रसाद बिस्मिल भी, माखन लाल ये सब नहीं होंगे, शहादत खान होंगे। ऑप्शन दीजिएगा सी 49 का। अगला है 50 नंबर का प्रश्न, और आनंद मंड उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, और यह है सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन बी दीजिएगा, 50 का ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे भूमियों पे पहले अधिग्रहण होता था, फिर अपदस्थ होता था, ये सिलसिला रहता था। तो बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो 1800 तक चला था, 1800 तक चला था। कब से शुरू हुआ था? 1770 से शुरू होकर के 1800 तक चला था। और आनंद मठ के लेखक हैं, जिसने लिखा वो है बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है। यह जो विद्रोह है ये ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में मुख्य रूप से हुआ था, जो कि अब झारखंड का क्षेत्र हो गया, इसमें ये विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था? 51 नंबर, और ये होगा ऑप्शन सी, राशिद अली को मिला था। अगला पूना पैक्ट संबंधित था, ये दलित वर्ग से
है ना, ये दलित वर्ग से, जिसमें कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए था। और जैसा कि जान रहे हैं, पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है, तो केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% सीट आरक्षित कर दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, आरक्षित हुआ। गांधी जी काफी जोर दिए थे। अगला है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ये थे जेबी कृपलानी। 53 का सी दीजिएगा। चलिए, इसमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद भी 1934 में, और फिर 1934 में 48वां जब अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का मुंबई में, तो वहां भी बनाए गए थे। और फिर त्रिपुरी में भी ये बनाए गए थे। इसी प्रकार से आगे एक पटेल के बारे में भी जानिए। पटेल भी 45वां कराची में सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का 1931 में, तो उसमें ये बनाए गए थे। अगला है 54 नंबर, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री, सी दीजिएगा। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन दीजिएगा ए। और अब जो है ये आगे का अब शुरू होगा यहां से। ये है भारत का संविधान से क्वेश्चन, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। 56 नंबर, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। कानून का शासन, एकल नागरिकता, संविधान में संशोधन, प्रस्तावना। ऑप्शन होगा सी, प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो अमेरिका का संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, किस देश के संविधान से लिया गया? ये आयरलैंड, ऑप्शन होगा डी। 57 का डी दीजिएगा। अगला है 58, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है? 58, और ये है एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। हाँ, संघीय व्यवस्था, ऑप्शन दीजिएगा डी। अगले प्रश्न है, संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है? और ये गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधित सभी आदर्श, ये सभी जो है 59 नंबर, ऑप्शन दीजिएगा डी। हालांकि एक और भी यहाँ कुछ रहता तो उसको हम जैसे मान लें, समवर्ती सूची ले लिए, समवर्ती सूची, तो ये चलाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है सभी। तो ये तीनों फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हुआ जर्मनी, 60 का दीजिएगा, जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, नॉट जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इंपॉर्टेंट, जर्मनी नहीं। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया, आपातकाल, आपातकालीन उपबंध ये है जर्मनी से। और रूस से है मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, मिलान करना है। इसमें कौन क्या है? तो संघीय सूची ये सबसे ज्यादा, राज्य सूची दूसरा ज्यादा, और समवर्ती सूची लास्ट तीसरा। तो आंसर होगा 1 का ए, 1 का ए, ठीक है। 2 का हो जाएगा सी, 2 का सी, ऑप्शन ये, अर्थात ऑप्शन निकल जाएगा बी। 61 के बाद आते हैं हम लोग 62 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 62 का, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 117, ऑप्शन दीजिएगा ए, अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी प्रियम्बल में कौन सा शब्द नहीं है?
समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। लोक कल्याण नहीं, ऑप्शन डी दीजिएगा, लोक कल्याण नहीं है। 64 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनेटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? जिला स्तरीय सतर्कता मॉनेटरी समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन दीजिए 17। ये सब रट लेने वाला क्वेश्चन है। 65 नंबर है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन दीजिएगा सी। और पॉलिटी भी फिनिश। आज हम लोग यहीं लास्ट करते हैं, फिर भाग 2 में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। आप लोगों को कोई भी सूचना लेना हो चंपारण आईएएस से तो इस नंबर पे ले सकते हैं, 91 28 13 23 20, कुमार जय। और आप लोगों को बता दें कि चंपारण आईएएस में मेंस के लिए जीएस बैच शुरू हो चुका है, जिसमें पर डे डेली राइटिंग आंसर चलता है, आंसर राइटिंग। इसी प्रकार से ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू भी शुरू हो चुका है, जिसमें एलएसडब्ल्यू 3 बजे से 4 बजे से जीएस मेंस और 6 बजे से ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस चल रहा है बैच। सबों में पर डे आंसर राइटिंग शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों को लगता है कि हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आकर ऑफिस में मिलिए या टेलीफोन से बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।